हेलो एवरीवन, अगेन आप सब लोगों को स्वागत है मेरी इस क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक का ज्योग्राफी का सेकंड लेसन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, it is slightly flattened at the north and the south pole and bulges in the middle. राइट, प्रीवियस चैप्टर ने हमारे अर्थ के शेप के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारा अर्थ का जो शेप है या हमारा जो प्लैनेट है वो पूरी तरह स्फीयर नहीं है, पूरी तरह गोल नहीं है। राइट, ये दोनों पोल्स के साइड से लिटिल बिट फ्लैटेंड है और इसके मिडिल पार्ट में ये क्या है, बल्ज है। बल्ज मतलब उभरा हुआ है। राइट, तो आप लोग इस पिक्चर को मार्क करिए। हमारा पोल साइड लिटिल बिट क्या है, फ्लैटेंड है, बट इसके मिडिल पार्ट कैसा है, उभरा हुआ है। ठीक है, सो अब आपको आइडिया हो गया कि हमारा अर्थ दिखता कैसे है। राइट, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? आप लोग इमेजिन कर सकते हो हमारा अर्थ कैसा दिखता है। राइट, यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप लोग अपने क्लासरूम में ग्लोब को देख सकते हैं मोर आइडिया के लिए। आपके घर में भी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, मतलब ग्लोब जो है ट्रू मॉडल है हमारा अर्थ का। राइट, ये मिनिएचर फॉर्म है हमारा अर्थ का। जो ग्लोब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ग्लोब को बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए ग्लोब का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ जो है बहुत बिग है। राइट, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अर्थ का एक चक्कर लगा के आ जाएं और उसके बारे में स्टडी करें, घूम के स्टडी करें। सो हमने क्या किया, उतनी बड़े अर्थ को एक छोटे से मॉडल में कन्वर्ट किया, जिसको हम लोग अर्थ का मॉडल या ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर आइडिया हो गया हम ग्लोब क्या है। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। राइट, जो आप 2.1 वाले फिगर में देख रहे हैं। राइट, then globe may be of varying size and type, big one which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe like a balloon which can be inflated and are handy and carried with ease। मतलब ग्लोब का साइज जो होता है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। राइट, बड़ा हो सकता है जिसको हम लोग इजीली कैरी नहीं कर सकते, स्मॉल पॉकेट ग्लोब हो सकता है जिसको हम लोग इजीली पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, बैलून जैसे भी ग्लोब हमें देखने को मिल जाएंगे जिसको हम लोग इजीली फुला सकते हैं जब उसका ज़रूरत पड़ा, नहीं तो बाकी टाइम में हम लोग उसकी हवा को निकाल के इजीली कैरी कर सकते हैं। राइट, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, it can be rotated the same way as the top spin or a potter's wheel is rotated। मतलब हमने साइज के बारे में डिस्कस किया, मतलब देखा ग्लोब फिक्स नहीं रहता है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और हमारे ग्लोब रोटेट करता है। राइट, कैसे? जैसे एक पोटर का, एक कुम्हार का चक्का घूमता है, रोटेट करता है, उसी तरह। राइट, ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर सोन इन देयर करेक्ट साइज। राइट, मतलब जो हमारे ग्लोब में कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड ओशन का जो साइज रहता है वो करेक्ट साइज में दिया रहता है। राइट, ऐसा नहीं होता कि छोटा सा ग्लोब बनाए तो वो जगह को बिल्कुल छोटा ही कर दिया जाए, या ऐसा नहीं होता है। ये साइज को थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं, बट वो एग्जैक्टली रेशियो, मतलब रेशियो फॉलो करता है, मतलब जितना साइज का है वो उतना साइज का ही रहता है, ना कि वो साइज बड़ा छोटा ये होता है। राइट, मतलब हमारे अर्थ में हमारा ओशन, हमारा कंट्रीज और कंटिनेंट जितनी जगह कैप्चर किए हैं, उसी के एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग हमारे ग्लोब में भी वो प्लेसेस को क्या किया जाता है, बनाया जाता है या रखा जाता है। राइट, then it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth। और सबसे मुश्किल बात है एक गोल वाले एरिया में हम लोग किसी की जगह का लोकेशन को पॉइंट आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारा अर्थ स्फीयर है, तो यहाँ पे भी किसी जगह को किसी लोकेशन को फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि हम लोग एक जगह के प्लेस को कैसे लोकेट करें स्पीयर वाले एरिया में। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू
फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें सर्टेन पॉइंट्स चाहिए, कुछ रेफरेंस मतलब कुछ हेल्प चाहिए, हमें कुछ लाइंस चाहिए जिससे हम लोग किसी भी लोकेशन को इजीली फाउंड कर पाए, राइट? किसी भी लोकेशन का प्लेसेस को फाइंड आउट कर पाए। तो कैसे हो सकता है ये थोड़ा हम लोग पेंसिल की मदद से समझेंगे। सपोज ये हमारा अर्थ है जो बहुत स्फीयर है, मान लीजिए एक जगह है यहाँ पे, राइट? इसका लोकेशन अगर हमें पता करना है हम लोग कैसे करेंगे, राइट? तो इसके लिए क्या रेफरेंस चाहिए होता है, लाइंस की रेफरेंस, राइट? 2 लाइंस जिसको क्रॉस किया, ये वाला लोकेशन बन गया इसका, राइट? तो ये हो गया उसका लोकेशन। इस तरह से हमारे लाइंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक मतलब स्फीयर वाले एरिया में किसी जगह का लोकेशन को ढूंढने के लिए, जो कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड के फॉर्म में है, जिसको हम लोग आगे की क्लास में और डिटेली डिस्कस करेंगे, राइट? यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। आपने ग्लोब में देखा होगा कि एक नीडल रहता है जो टिल्टेड मैनर, टेढ़ा होके हमारे ग्लोब पे दिखता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल एरिया में, उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सिस। ये ग्लोब का एक्सिस कहलाता है। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। और ये नीडल जिससे पास, जो 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है, जिससे पास होता है, वो हमारा 2 पोल्स हैं, जो कि हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट? The globe can be moved around this needle from west to east just at earth move। और ग्लोब में हमारा एक्सिस का या नीडल का काम क्या है कि हमारे ग्लोब को वो वेस्ट टू ईस्ट में घूमने के लिए मदद करें, मतलब उसको पकड़ के हम लोग उसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं, राइट? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, जैसे हमारा अर्थ मूव करता है, राइट? बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। The real earth has no such needle. It moves around its axis which is an imaginary line, right? बट आपको लगता होगा कि जो ग्लोब में हम लोग नीडल देखते हैं, हमारे अर्थ में ऐसा कुछ नीडल है क्या? नहीं, बिल्कुल भी हमारे अर्थ में ऐसा कोई नीडल है नहीं, राइट? मतलब और हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस, अपने चारों तरफ घूमता है, वो भी नेचुरली, राइट? वो हम लोग जिसको एक्सिस बोलते हैं, राइट? और वो इमेजिनरी लाइन है, राइट? हमने बोलते हैं ना अर्थ अपने एक्सिस में घूमता है, तो एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जो ह्यूमन बींग्स ने अर्थ को स्टडी करने के लिए दिया है नाम उसका, ठीक है? तो अर्थ में कोई एक्सिस या नीडल पॉइंट नहीं होते हैं, क्लियर? तो इसको हम लोग जान लेते हैं एक्सिस क्या है। सपोज ये हमारा अर्थ हुआ, अर्थ हमारा टेढ़ा है तो नीडल को हम लोग टेढ़ा बनाते हैं। ये हो गया 2 नीडल पॉइंट जो एक दूसरे को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कनेक्ट करती है, क्लियर? और ऐसे कोई नीडल हमारे अर्थ में नहीं होते हैं, क्लियर? Another imaginary line running on the globe divide it into 2 equal parts. This line is known as the equator। मतलब हमारे मतलब ग्लोब को जब भी हम लोग देखते हैं, मतलब ग्लोब को एक लाइन है जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है? द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि सपोज ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब में ये लाइन है जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। तो इसका ऊपरी हिस्सा नॉर्थ पोल साइड में है, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड नीचे वाला साउथ पार्ट में है, तो इसीलिए हम लोग इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ, मतलब उसका आधा हिस्सा। मतलब ये लाइन हमारे मतलब ग्लोब को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, राइट? जैसे यहाँ पे दिया है दे आर बोथ इक्वल हाफ, मतलब ये वाला और ये वाला हिस्सा 2 इक्वल हाफ ही है, ऊपर जितना है नीचे भी उतना है, ठीक है? देन देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो इससे हम लोग को क्लियर आइडिया हो गया कि इक्वेटर कितना इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है एक ग्लोब में, और राइट, और इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट भी है जो एक मतलब एक प्लेस को लोकेट करने के लिए हमारे अर्थ में मदद करता है, ठीक है? ऑल पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर
अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आप लोग देख रहे होंगे इस पिक्चर में, यहाँ पे देखिए इक्वेटर के ऊपर लाइन्स है, सर्किल, ये पैरेलल जो आर्थ का हम लोग आधा हिस्सा देख रहे हैं तो आधा ही हमें दिख रहा है उसका सर्किल, तो ये पूरा अर्थ पे घूम के एक सर्किल बना है, ठीक है। तो ये पोल्स टुवर्ड्स क्या सर्किल बने हुए हैं हमारे इक्वेटर के ऊपर, पोल्स के टुवर्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब बहुत सारे सर्किल बने हुए हैं जिसको हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्रीज, और इसको डिग्री से मेजर किया जाता है। जैसे इक्वेटर को 0 डिग्री देखिए, इक्वेटर के ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, उसमें डिग्री से उसको मेंशन किया गया है। और ये इसको पैरेलल क्यों बोलते हैं, आप लोग एक चीज़ यहाँ पे मार्क करिए, इक्वेटर टू 20 डिग्री नॉर्थ, 20 टू 40 डिग्री नॉर्थ, 60 टू 80 डिग्री नॉर्थ, इन लोगों में जो दूरी है या डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब समांतर है, पैरेलल है, जिसके वजह से हम लोग इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है, राइट। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 of a circle round the earth, it will be measure 1/4 of 360 डिग्री। मतलब इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री रिप्रेजेंट इसलिए करता है कि जब भी हम लोग इक्वेटर से टुवार्ड्स पोल जाएंगे ना, और वहाँ से एक सीधी रेखा हम लोग डालेंगे इक्वेटर की तरफ, तो कितना डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। मतलब हमारा अर्थ का, मतलब हमारे अर्थ के पूरे सर्किल का 1/4 हिस्सा है हमारा नॉर्थ पोल टू इक्वेटर का जो डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब अर्थ को अगर 4 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे, उसका एक भाग नॉर्थ पोल टू इक्वेटर तक का डिस्टेंस है, समझ में आया। एंड दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स मार्क द साउथ पोल। तो हम लोग नॉर्थ मतलब 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ क्यों बोलते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ पे पेंसिल का मदद लेती हूँ जिससे मैं आप लोगों को इजीली समझा पाऊँ। इसमें एक्चुअली हम लोग अर्थ, जब हम लोग अर्थ को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सेंटर से हम लोग का क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके मान लो 90 डिग्री तक, ठीक है। ये हो गया हमारा पोल, ठीक है। तो पोल और सेंटर पॉइंट मतलब इक्वेटर में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो 90 डिग्री हो रहे हैं, इसीलिए इसको 90 डिग्री साउथ बोला जाता है। सेम हमारे डाउनवर्ड भी होता है, इसीलिए इसको 90 डिग्री साउथ बोला जाता है, क्लियर। और हमारा 360 डिग्री आया कहाँ से, हमारा अर्थ 360 डिग्री रोटेट करता है, मतलब 360 डिग्री रोटेट करता है, राइट। और इसका 1/4 क्या हुआ, इसका 1/4 क्या हुआ, 90 90 90 एंड 90, एंड इस सब को अगर हम लोग प्लस कर दें तो 360 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पोस्ट करिए, मैं फिर से ट्राई करूँगी इसी चीज़ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। एज सच ऑल पैरेलल्स ऑफ नॉर्थ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली ऑल पैरेलल्स ऑफ साउथ इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। मतलब हमारी जो अर्थ है, इक्वेटर के ऊपर में जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं हम लोग उसको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड। और नीचे में मतलब साउथ में जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड, क्लियर। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स और द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो जो भी लैटिट्यूड्स मतलब आपने देखा होगा 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अगर कहीं पे लिखा गया है मतलब वो लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। अगर 20 डिग्री साउथ लिखा गया है तो वो लैटिट्यूड साउथ डायरेक्शन में है,
राइट। एंड जेनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, और जेनरली इससे एन और एस से डिनोट किया जाता है, कंप्लीट नॉर्थ साउथ नहीं लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र and Belo Horizonte in Brazil are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of equator and the latter 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decrease. मतलब यहाँ पे एक प्लेस का लोकेशन को बताया गया है। सपोज हम लोग यहाँ पे अर्थ का पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे मान लीजिए इक्वेटर है, और सपोज ये हमारा 20 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, 20 डिग्री लैटिट्यूड से मान लीजिए, ठीक है। तो दो प्लेसेस के बारे में यहाँ पे बोला गया है, एक है चंद्रपुर महाराष्ट्र जो इंडिया में है, और एक है बेलो हॉरिजोनेट जो भी ब्राज़ील में है। बट दोनों में कन्फ्यूजन क्या है, दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स में ही आते हैं, तो हम लोग उसको काउंट कैसे करें। जैसे हमने पढ़ा था, जो लैटिट्यूड नॉर्थ में होते हैं उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और जो लैटिट्यूड साउथ में होते हैं हम लोग साउथ एस से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जो महाराष्ट्र है वो इंडिया में है, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जो चंद्रपुर महाराष्ट्र का वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र है 20 डिग्री नॉर्थ पे, और बेलो हॉरिजॉन्टे कहाँ है, 20 डिग्री साउथ में है, ठीक है, बेलो हॉरिजॉन्टे। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देन अगेन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमारा जब भी हम लोग एक ग्लोब को देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, इक्वेटर है, उसके बाद फिर बहुत सारे लैटिट्यूड्स पोल की तरफ ड्रॉ किए गए रहते हैं। तो इसमें आप लोग एक चीज़ मार्क करिएगा, जब भी हम लोग इक्वेटर से पोल के टुवर्ड्स बढ़ते हैं, इसके जो लैटिट्यूड्स के साइज होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, मतलब धीरे धीरे वो क्या छोटे पड़ते जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमने पहले से ही पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है स्फीयरिकल पूरी तरह से नहीं है, ऊपर में फ्लैट है, बीच में थोड़ा फुला हुआ है, तो बीच वाला लाइन ऑब्वियसली बड़ा होगा और ऊपर का लाइन क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड्स तो कितने होते हैं, 181 होते हैं, बट सम लैटिट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड वो लैटिट्यूड क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं कि यही वो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, या E5 लैटिट्यूड्स जो होते हैं मेनली ये डिसाइड करते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट होगा, मॉडरेट होगा कि फ्रिजिड होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या हैं, राइट। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री north and south pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitude. इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के हमारा और 4 important parallels of latitude है, एंड उसको वो क्या है हम लोग अभी ड्राइंग से ही उसको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो लुक एट हियर, ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्किल 66 हाफ डिग्री साउथ, ये हो गया हमारा साउथ पोल एंड देन नॉर्थ पोल, राइट। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो एक जगह का टेम्परेचर को डिसाइड करते हैं, राइट। फिर से मैं अगेन इसको रिपीट करती हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हाफ डिग्री साउथ,
Arctic Circle 66.5 degree north, Antarctic Circle 66.5 degree south, right? Then आगे बढ़ते हैं हम लोग. Okay, heat zone of the earth. Heat zone of the earth के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली, मतलब हीट जोन को मैं फिर से समझा देती हूँ. हीट जोन मतलब कहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, कितना हीट होता है, राइट? तो हीट जोन ऑफ द अर्थ, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट 1 year on all latitude in between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. This area therefore receive maximum heat and is called torrid zone, right? तो जो लाइंस या जो लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होते हैं, सबसे ज़्यादा लाइट वो रिसीव करते हैं, मैक्सिमम हीट रिसीव करते हैं वो सारे लैटिट्यूड्स. और सन एग्जैक्टली उनके ओवर मिड डे सन उनके ओवरहेड में एटलीस्ट 1 साल में एक बार आता ही है. तो मैक्सिमम हीट रिसीव करने के कारण जो लैटिट्यूड्स होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच, वो ज़्यादा हीट रहते हैं, या ये एरिया भी ज़्यादा हीट रहता है, जिसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं, राइट? द मिड डे सन इज नेवर साइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को छोड़, मतलब उनके बीच वाले लैटिट्यूड्स को छोड़ के बाकी लैटिट्यूड्स में मिड डे सन एग्जैक्टली उनके ओवरहेड, मतलब उसके ऊपर नहीं पड़ती है उसकी रोशनी डायरेक्टली, राइट? एंड द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स. और जो सूरज का रोशनी है वो डिक्रीज होने लगता है पोल्स के टुवर्ड, राइट? उसका एंगल क्या होता है? सन रेज मतलब गो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है? And as such, the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have a moderate temperature. मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न से ऊपर वाले जो एरिया हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल के बीच में जो लैटिट्यूड्स आते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच में जो भी लैटिट्यूड्स आते हैं, वहाँ पे सूरज की रोशनी स्लैंटिंग पड़ती है या मीडियम या कम पड़ती है, राइट? जिसके वजह से वो जगह का जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट रहता है. इसीलिए इस एरिया मतलब इस एरिया को टेम्परेट जोन बोला जाता है. क्लियर? टेम्परेट जोन एक साइड में नहीं है, दोनों साइड में है, उसको याद करिए आप लोग. टेम्परेट जोन नॉर्थ साइड में भी है एंड साउथ साइड में भी है, राइट? तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, व्हाट इज टेम्परेट जोन एंड व्हाट इज टॉरिड जोन. देन एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. मतलब जो एरिया आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में आता है और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में आता है, वो पार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. क्यों होता है ऐसा? इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन. क्योंकि यहाँ पे जो सन जो है मतलब हॉरिजन के अबव राइज नहीं करता है. हॉरिजन क्या होता है? मतलब क्षितिज होता है. मतलब मान लो हम जहाँ पे खड़े हैं, मतलब हम अगर वहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हॉरिजन बोला जाएगा. या जहाँ मतलब हमारा स्काई और हमारा लैंड भाग मिलता हुआ हमें दिखाई पड़ता है, उसको हॉरिजन बोला. देख आप लोग मार्क करे होंगे, जब भी सन राइज होता है वो कहाँ से होता है? आपको कोई पास वाला वाटर बॉडीज या मतलब कोई लैंड भाग से मतलब उठ रहा है धीरे धीरे, स्काई के ऊपर चढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, राइट? वही जगह को हम लोग हॉरिजन बोलते हैं. मतलब हॉरिजन के नीचे रहता है तो वो दिखता नहीं है, जैसे ही हॉरिजन के ऊपर रहेगा तो वो चीज़ हमें इजीली अपेयर होगा. तो हमारा पोल्स में ऐसा नहीं होता है, सन हमेशा हॉरिजन के नीचे रह जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूरज का रेज क्या होता है? सन रेज. Therefore, its rays are always slanting and provided less heat. जिसके वजह से सूरज का रोशनी पूरा स्लैंटिंग हो जाता है, पूरा तिरछा, एंड वहाँ पे बिल्कुल
ना के बराबर वहाँ पे लाइट पहुँचती है, जिसकी वजह से वो एरिया क्या हो जाता है, फ्रिजिड जोन बन जाता है। देयरफॉर कॉल इट इज़ अ फ्रिजिड जोन, राइट। हमारा फ्रीजर का फ्रिज मतलब एक फ्रिज का फ्रीजर जैसे होता है, वैसे हमारा अर्थ का फ्रिजिड जोन है, फ्रीजर जैसा, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ड्राइंग की मदद से समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा अर्थ, क्लियर। सपोज दिस इज अ सन, राइट, सपोज दिस इज द सन। तो सन हमारा अर्थ थोड़ा टेढ़ा है, तो सूरज के डायरेक्ट रोशनी किस एरिया में पहुंचता है, टॉररेट जोन वाले एरिया, मतलब इसमें पूरा डायरेक्टली फॉल होता है। ये टॉररेट जोन सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेता है, तो ये जगह बहुत ज़्यादा हीट मतलब गर्म होता है। देन सेकेंड पार्ट, इस जोन में लाइट थोड़ा स्लैंटिंग होते जाता है, स्लैंटिंग, राइट। कौन से एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में, देख सकते हैं आप लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच में सनरेज स्लैंटिंग हो जाती है। समझ में आया। देन फ्रिजिड जोन हॉरिजॉन के बहुत ज़्यादा मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींचा जाएगा, ये हो गया हॉरिजॉन, तो सन उसके हमेशा नीचे रह जाता है, जिसकी वजह से इसका रोशनी मतलब इसका रोशनी यहाँ पे पहुँचता भी है, तो वो ना के मतलब ई पोल्स में वो डायरेक्टली पहुँच नहीं पाता है, ठीक है, मतलब पहुँचता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जोन जो है फ्रीज्ड बन जाता है, राइट, ना कि यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो ये जगह क्या हो जाता है, बर्फ पूरा यहाँ पे फ्रीज्ड हो जाता है। सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, एक जगह में रोशनी, लाइट की रोशनी नहीं होगी तो वो जगह कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप सब लोग क्लियर हो गए होंगे, ओके, राइट। तो एक्चुअली जो ये वाला पोर्शन है, इसको समझाते टाइम मेरे से एक गलती हुआ था, राइट। जो मैंने वहाँ पे ग्लोब का जो पिक्चर ड्रॉ किया था, मैंने बाय मिस्टेकली 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ बोल दिया था, तो 90 डिग्री नॉर्थ इज़ करेक्ट, राइट। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।